गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये वीडियो थर्ड ईयर एलएलबी तृतीय वर्ष एलएलबी के उन छात्रों के लिए है जिनका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पेपर सर पर है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से दावा है कि जितनी भी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपका पेपर 100% इस वीडियो के कवरेज से बाहर नहीं जाएगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बच्चों का पेपर पैटर्न है उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स बच्चों को लिखने के लिए दिए जाते हैं जो कि 3 से 4 पेजेस में या 2 से 3 पेजेस में भी आप लिख सकते हो, और कुछ बड़े सवाल जो आपको करने को होते हैं तो उसके लिए आप 7 से 8 पेजेस लिख सकते हैं। तो दोनों पे डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स पे पहले मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किन किन शॉर्ट नोट्स पे आपको सवाल पूछा जाएगा और आपको कैसे उसका जवाब देना है। फिर मैं आपको उन बड़े प्रश्नों के बारे में अंत में वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं या कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के वो आपको बड़े प्रश्नों के रूप में देखने हैं, तैयार करने हैं। तो चलिए पहले शॉर्ट नोट्स पे बात करते हैं। जैसा कि पेपर है इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स मेरी नज़र में पूछा जा सकता है तो वो होता है एविडेंस शब्द को लेकर। साक्ष्य क्या है? तो आप देखिए धारा 3 में आपको साक्ष्य शब्द की डेफिनेशन दिखाई पड़ती है। अब वो डेफिनेशन तो बुक में है, वो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, बैरेक से पढ़ सकते हैं, लेकिन सरलता से मैं आपके सामने रखूंगा कि हमें किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैरेक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साक्ष्य क्या है तो मैं अपनी नज़र से कहता हूं या अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन आपके सामने सरल सी डेफिनेशन रखता हूं कि कोई तथ्य न्यायालय में किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए जो कुछ पेश किया जाए वो साक्ष्य होता है। क्या कह रहा हूं कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूव एंड डिसप्रूव एनी फैक्ट इज एविडेंस। तो किसी तथ्य को न्यायालय में साबित या नासाबित करने के लिए जो कुछ भी न्यायालय में पेश किया जाता है वो साक्ष्य होता है। ठीक है, लेकिन जब आप डेफिनेशन देखोगे तो वहां आपको इस साक्ष्य को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ओरल एविडेंस किसको कहते हैं, मौखिक साक्ष्य क्या है, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है। तो जैसे कि मैंने निवेदन किया कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूव एंड डिसप्रूव एनी फैक्ट इज एविडेंस। किसी तथ्य को न्यायालय में साबित या नासाबित करने के लिए जो कुछ पेश किया जाए वो साक्ष्य कहलाता है। मैं अपने लिहाज से साक्ष्य को 8 भागों में बांट देता हूं। हालांकि 2 भाग तो लेजिस्लेचर ने सेक्शन 3 में बांटे हैं जो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली बात कहें ओरल एविडेंस, तो ओरल एविडेंस के लिए आप क्या बैरेक्ट लिखता है, किताब लिखती है, लेजिस्लेचर लिखता है, क्या लिखता है कि जांचाधीन मामले में न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति आए और न्यायालय के समक्ष विटनेस बॉक्स में खड़ा होके कोई बयान अपने देता है और न्यायालय उस बयान को अभिलिखित करता है तो उस बयान को कहते हैं मौखिक साक्ष्य। तो ओरल एविडेंस क्या है कि if any witness appears before the court and stated something and court has recorded the same, it is said to be ओरल एविडेंस है। तो मौखिक साक्ष्य के लिए किसी व्यक्ति का कोर्ट में विटनेस के रूप में जाना जरूरी है, विटनेस बॉक्स में खड़ा होना जरूरी है, और विटनेस बॉक्स में खड़ा होके वो जैसे भी अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करता है, जो भी उसका कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो अगर बोल कर दे सकता है तो ठीक बात है। अगर कोई व्यक्ति वो इज अनेबल टू स्पीक, जैसे एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है वो न्यायालय के सामने हाजिर हो गया तो वो अपना एविडेंस कैसे देगा? तो कि साहब गूंगा बोल नहीं सकता है लेकिन लिख तो सकता है, और वो लिख करके बाय स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर एविडेंस दे देता है तब भी ऐसे एविडेंस की नेचर ओरल एविडेंस ही होती है। आप सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट का इसके बारे में देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि एक गूंगा व्यक्ति अगर कोर्ट में लिखकर की भी अपने बयान देता है तो उस बयान की नेचर जो है वो ओरल एविडेंस होने वाली है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये ओरल एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट शब्द क्या है और उससे बनता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर दस्तावेज शब्द आपको पूछा जाए तो दस्तावेज में आपको लिखना है
कि दस्तावेज के लिए 3 बातों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए। उस पदार्थ पर कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे प्रिंट हो, लिखो रिकॉर्डेड हो, लिखा हुआ हो, और बाय एनी वे ऑफ मीडिया हो, किसी भी माध्यम से लिखो। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, पेन से लिखो, कोयले से लिखो, स्याही से लिखो, खून से लिखो। अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कागज हो सकता है, पदार्थ दीवार हो सकती है, सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट शब्द पे आपको डिटेल में अगर 4-5 पन्ने लिखने हो, तो इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, मेरे चैनल पर एक दस्तावेज नाम का आपको वीडियो मिलेगा, और वो इसी सेक्शन 3 से मैंने बनाया है। तो उसमें आपको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो डॉक्यूमेंट को डिटेल में आप वहाँ पढ़ लेंगे। 25-30 मिनट का वो वीडियो है, उसको भी देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट शब्द पूछा जाए तो हमें लिखना क्या है। मैंने फिलहाल इतना सा कहा कि 3 बातों की जरूरत है। सब्सटेंस होना चाहिए, समथिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन इट होना चाहिए, और बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कोई कोई न कोई पदार्थ होना चाहिए, उस पदार्थ पे कुछ न कुछ अभिलिखित होना चाहिए, और अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से वो लिखा हुआ हो तो चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट को आप डिफाइन कर दोगे। फिर डॉक्यूमेंट से बना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि साहब दस्तावेजी साक्ष्य, तो जब न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश की जाए तो उसे हम दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। व्हेन एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सेड टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा। दस्तावेज क्या है आप देख लेंगे, मेरा वीडियो नीचे जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर आपको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने आ सकती है वो भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं? तो जैसे हमारे मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे हमारे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या एविडेंस में काम आएगी? व्हाट्सएप की चैट हो गई या फिर इंस्टाग्राम की चैट हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या एविडेंस बनती है? तो बिल्कुल बनेगी। मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बहुत पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की टेलीफोन की में वायर डाल के, जो पहले डीओटी फ़ोन आते थे, तो उस डीओटी फ़ोन जब चलते थे तो वायर में वायर फंसा के उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। तो वो रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने पेश की गई। कोर्ट ने उस रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में एविडेंस में एडमिसिबल माना, तो ये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ही काम में आएगा। इसको भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहेंगे। तो ये जो मौखिक साक्ष्य और जो दस्तावेजी साक्ष्य परिभाषाएं आपको दे रखी है सेक्शन 3 में, वो कवर हो गई, जिससे कि सहायता मिलेगी। अब एक डेफिनेशन और आती है। जैसे मैंने आपको साक्ष्य की डेफिनेशन दी, क्या कहा मैंने शुरू में कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग और डिस्प्रूविंग एनी फैक्ट बिफोर द कोर्ट इज एविडेंस है। किसी तथ्य को न्यायालय में साबित या ना साबित करने के लिए जो कुछ पेश किया जाए तो वो साक्ष्य होता है। तो किसको साबित या ना साबित करना है? तथ्य को। तो फैक्ट को, इस फैक्ट शब्द को भी डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में। तो ये तथ्य क्या है, और शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फैक्ट। तो हमको बहुत आसानी से इसे समझना है कि तथ्य क्या है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन बिटवीन द थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है। कौन सा तथ्य है? बाह्य तथ्य है। मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूं कि एक्सटर्नल फैक्ट है। 2 तरीके के फैक्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों ही बात करेंगे। पहली बात क्या कर रहे हैं? कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। ये बॉटल एक वस्तु है, बिल्कुल है। अभी इसकी अवस्था क्या है? ये मेरे हाथ में है, तो ये इसकी अवस्था हो गई। और अगर मैं इसे खोल के पानी पीऊंगा तो ये वस्तुओं के बीच का संबंध हो गया, मेरे और वस्तु के बीच का संबंध। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे इंद्रियों से देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो कि ज्ञानेंद्रियों से, सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, वो तथ्य है।
अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा आपके सामने बैठना एक तथ्य है, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। आप मुझे अपने सेंसेस से देख रहे हो, सुन भी रहे हो। तो देखना एक फैक्ट है, किसी व्यक्ति को सुनना एक फैक्ट है। आप मेरे सामने बैठे हो अगर, तो ये भी एक फैक्ट है। आप मुझे सुन रहे हो तो ये भी एक तथ्य है। तो तथ्य क्या है? कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। तो ये पहली बात हो गई तथ्य। अब ये बड़ा है तथ्य है, क्यों? कि केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस है, हम अपने सेंसेस से इसे परसीव कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्ट कहलाया। अब सेकंड बात देखोगे आप इसी डेफिनेशन में, तो इंटरनल फैक्ट के बारे में बताया कि एनी कंडीशन या एनी मेंटल कंडीशन अबाउट अ पर्सन इज कॉशियस इज सेड टू बी इंटरनल फैक्ट, इज सेड टू बी स्टेट ऑफ माइंड। तो ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, उसे मानसिक तथ्य के रूप में जाना गया है। तो एनी कंडीशन या एनी मेंटल कंडीशन फॉर या अबाउट अ पर्सन इज कॉशियस, कोई मानसिक दशा है जिसका भान जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को है, तो वो मानसिक तथ्य कहलाता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको मानसिक दशाओं के कुछ उदाहरण दूं, जैसे इंटेंशन। इंटेंशन मेंटल स्टेटस का एक एग्जाम्पल है। क्या होती है इंटेंशन? कभी कभी पूछा जाता है, सेक्शन 14 में आप पढ़ोगे कि इंटेंशन है। तो इंटेंशन मानसिक दशाएं हैं। इंटेंशन क्या है? सब इंटेंशन इज ए मेथोडोलॉजी थ्रू मोटिव कैन बी अचीव। टेक्निकल परिभाषा है, टेक्निकलिटीज के साथ देखना है कि आशय वो तरीका है जिसके माध्यम से मोटिव या हेतु को प्राप्त किया जाता है। तो ये आशय में हेतु आया। आशय तो तरीका है किसका? हेतु प्राप्त करने का। आपको यही लिखना है, अगर इंटेंशन की डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है कि आशय वो तरीका है जिसके माध्यम से हम हेतु प्राप्त करते हैं, मोटिव को अचीव कर देते। तो अब ये बात आई कि ये मोटिव क्या है साहब? तो मोटिव इज दैट विच मूव्स अ मैन टू डू समथिंग। हेतु वो है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो मोटिव इज दैट विच मूव्स अ मैन टू डू समथिंग। तो मोटिव वो है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब आप एलएलबी कर रहे हो तो कोई ना कोई चीज प्रेरणा आपको दे रही, इसलिए आप एलएलबी करो। कुछ बच्चे मानना है कि वकालत में जाना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर वहां से कमाएंगे, तो वो उनका मोटिव है। दूसरे कुछ बच्चे जुडिशियल फील्ड में जाना चाहते हैं, डायस की तरफ बैठना पसंद करते हैं, मजिस्ट्रेट बनना पसंद करते हैं, जजेस बनेंगे, तो वो उनका मोटिव है। अब उस मोटिव को अचीव करने के लिए वो किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज इंटेंशन। कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, कौन से गुरु जी का मार्गदर्शन लिया जा रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूट पे तैयारी की जा रही है, तो ये सब चीजें इंटेंशन की कैटेगरी में आएगी। बिकॉज इंटेंशन इज अ मेथोडोलॉजी हाउ मोटिव कैन बी अचीव। मोटिव अगर हमारा किसी का मर्डर करने का है तो हम चाकू लाएंगे, पिस्टल लाएंगे, खंजर लाएंगे, और ये सब चीजें अगर करेंगे तो ये हमारी, इनसे हम मारना चाहते तो हमारा इंटेंशन है। टेक्निकल परिभाषा इंटेंशन की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये डेफिनेशन पोर्शन में तथ्य दो तरह के, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वो है वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इंटरनल फैक्ट मेंटल स्टेटस होती है, मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। मैं बाजार से चूहे मारने का जहर खरीद लाऊं, अब मुझे उस जहर से चूहे ही मारना है या मैं किसी अपने मित्र को दावत पे बुला के और वो भोजन में मिला के उसे मार देना चाहता हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, ये इंटरनल फैक्ट है। इसे साबित करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इंटरनल फैक्ट्स को हमेशा किसी न किसी एक्ट के साथ जोड़कर ही साबित किया जाता है, उन्हें आप अकेले साबित नहीं कर सकते हो। इट इज रियली हार्ड टू प्रूव। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। अब हो गई डेफिनेशन तथ्य में। तथ्य की डेफिनेशन आप समझ गए। अब इस डेफिनेशन पोर्शन में आपको एक डेफिनेशन और दिखाई पड़ती है, सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट। तो क्या सर रेलेवेंट फैक्ट क्या है? तो यार लेजिस्लेचर ने एक तरीके से धोखा कर दिया स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने ये लिख दिया कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट में
जो रेलेवेंसी वाला चैप्टर है सेक्शन 5 से 55 तक आपको नजर आएगा, वो फैक्ट्स की रेलेवेंसी को लेकर चैप्टर है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो उस चैप्टर में चीज़ें रेलेवेंट बनाई गई है, मतलब सेक्शन 5 to 55 ऑल रेलेवेंट है। उन्होंने कहा कि 5 से 55 तक सब चीज़ें सुसंगत तथ्य हैं। अब ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन क्या हम समझ गए क्या इस बात से कि सुसंगत क्या होता है? नहीं समझ आया। तो टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, बस इतनी सी बात कहूंगा कि अगर एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से तर्क, कारणत्व और अनुभव के आधार पर जुड़ा हुआ लगे, when one fact is deemed to be so connected with another on basis of logic, reasoning and experience, then it is said to be relevant fact। तो relevant किसको कह रहे हैं कि साहब, अगर एक तथ्य तर्क के आधार पे, कारणत्व के आधार पे और तर्क, कारणत्व और अनुभव के आधार पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगे, तो हम कह देते हैं कि वो फैक्ट सुसंगत तथ्य है। लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़े तो रेलेवेंट है। जैसे मोहल्ले में एक चोरी हो गई, हम बात कर रहे हैं, 4 जने खड़े, मैं जाके कहता हूं कि यार कल हमारे मोहल्ले में चोरी हुई। मेरी थानेदार साहब से बात हुई, अभी किसी केस के सिलसिले में थाने पे गया था। थानेदार साहब ने कहा है कि चोर को हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है और वो आपकी कॉलोनी का ही कोई व्यक्ति है, हम उसे आधे घंटे में गिरफ्तार करने वाले हैं। और हम 4 लोग बात कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति तुरंत भाग जाता है या बहाना बना के निकल जा। हम कहते हैं रुक थोड़ी देर, कहता नहीं रुको जा। तो अब यहाँ पे वो भाग गया, उसका जो रूम था उस पर भी लॉक लगा हुआ है, 2-3 दिन हो गए आया ही नहीं। कहीं न कहीं क्या लगता है आपको कि इस चोरी का उस व्यक्ति से कोई कनेक्शन है? ये क्या कह रहा है, हमारा लॉजिक कह रहा है, ये हमारे कारणत्व तर्क कह रहा है, अनुभव कह रहा है कि क्यों भाग गया, ताला भी लगा दिया, 3 दिन हो गए आए। ये रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है। किस बेसिस पे? तर्क, कारण और अनुभव के आधार पे है। व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के बाद क्या करता है? भाग जाता है, अपराधों के सबूतों को नष्ट करता है। तो ये क्या है? अपराध करने के बाद भागना, ये अपराध करना एक फैक्ट है और उसका भाग जाना उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होने के नाते सेक्शन 8 में रेलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत आया। कई बारी कोई काम करते उसका क्या प्रभाव होता है, तो इफेक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट है। किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, जहर देके मारा जाता है तो बॉडी ब्लू हो जाती है या उल्टियाँ करने लगता है, जाग आने लगते हैं। ये भी रेलेवेंट चीज़ें हैं। तो बात करेंगे कभी जुडिशियल सर्विस के पर्पज से, अगर एविडेंस पर कोई वीडियो बनाऊंगा तब उसमें डिटेल में बात होगी। फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए अगर रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको यही लिखना है कि जब एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से तर्क, कारण और अनुभव के आधार पर जुड़ा हुआ प्रतीत हो तो कहा गया है कि वो रेलेवेंट फैक्ट होता है। उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी है, हम अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप लोग आओगे अगली डेफिनेशन जो कि होगी फैक्ट इन इशू। बहुत सरलता से मैं कहूँगा, क्योंकि आप अगर एक्ट की डेफिनेशन देखोगे तो शायद इतना आपको समझ ना आए और हम लिखने में थोड़ी दिक्कत हमें आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन भी आपको पूछी जाए तो बड़े अच्छे से हम एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाए। और मेरा दावा है कि एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर ये डेफिनेशन जो हम कोट कर रहे हैं ये भी अगर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको वहाँ पे 70-80% नंबर देगा उस डेफिनेशन के। क्या होती है फैक्ट इन इशू? तो बहुत सिंपल कहूंगा कि ऐसे तथ्य जिन्हें विवाद के एक पक्षकार ने स्वीकार किया है, असर्टेन किया है और दूसरे पक्षकार ने अस्वीकार कर दिया है, डिनाइल कर दिया है, तो वो बन जाते हैं फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य, विवादक तथ्य का मतलब विवाद के विषय वस्तु, असर्टेन बाय द वन पार्टी टू द केस एंड डिनाइल बाय द अनदर पार्टी टू द केस। तो जब किसी विवाद के एक पक्षकार के द्वारा किसी चीज को स्वीकार किया जाए और दूसरा उसे बिल्कुल ही डिनाई कर दे तो कोर्ट उस पे बनाता है फैक्ट इन इशू, उस पे बनता है इशू। जैसे मैंने आप पे एक सूट फाइल किया, एक दावा किया कि मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार दिए।
जिसका ये चेक है और जिसकी ये लिखा पड़ी है, अब मैं बार बार आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि साहब ऐसी स्थिति में आपको मैं दावा करूँगा, और उस दावे में जब आप मेरे सामने कोर्ट में आओगे और जवाब दावे में आप पूरा डिनाइल कर दोगे कि नहीं साहब मैंने कोई पैसा उधार लिया ही नहीं, मैं इन्हें जानता ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने असरटेन किया है कि हाँ मैंने पैसा दिया, आप कह रहे हो नहीं दिया, तो यहाँ पे बनेगा फैक्ट इन इशू। ये विवाद की बिंदु है। सबसे पहले तो यही तय करना है कि वेदर मनी वाज गिवन और टेकन और नॉट, क्या पैसा दिया गया या सच में ना दिया गया। तो सबसे पहले कोर्ट इस बात को तय करेगी, तो ये क्या बनता है, फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है, फैक्ट्स असरटेन बाय द वन पार्टी टू द केस एंड डिनायल बाय द अनदर पार्टी टू द केस। ठीक, तो ये फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन हो गई। फिर आप डेफिनेशन पोर्शन पे आओगे तो आपको 3 छोटे छोटे शब्द मिलेंगे, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रूव्ड, साबित। दूसरा डिस्प्रूव्ड, ना साबित। तीसरा नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं किया गया। बहुत सिंपल बात कहूँगा। पहला अगर पूछा जाए साबित, साबित का मतलब कि अगर आप न्यायालय के सामने कोई फैक्ट रखते हो, किसी तथ्य को रखते हो और न्यायालय आपके रखे गए तथ्य में विश्वास कर ले, तो हम कहेंगे कि हमने उस तथ्य को साबित कर दिया, साबित हो गया। बहुत सिंपल। ना साबित, हमने न्यायालय के सामने कोई तथ्य रखा और न्यायालय ने उस तथ्य को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, न्यायालय ने मना कर दिया, हम नहीं मानते इस बात को, तो वो हो गया डिस्प्रूव, ना साबित। अब नॉट प्रूव्ड, ना तो साबित करने की कोशिश की गई है, ना डिस्प्रूव हुआ है कोई फैक्ट, ना न्यायालय ने विश्वास किया है, ना ही न्यायालय ने विश्वास नहीं किया है, तो ये कहेंगे कि वो फैक्ट होता है नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। बस इसको उदाहरण देकर समझा देना है तो काम हो जाएगा। अब सेक्शन 4 में आपको 3 डेफिनेशंस या शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने वाली 3 चीजें और मिलेगी। क्या मिलेगी, तो 3 चीजें। पहली बात आप वहां देखोगे तो उपधारणा कर सकेगा, 3 डेफिनेशन वहां पे है। मे प्रिज्यूम, दूसरा उपधारणा करेगा शैल प्रिज्यूम, और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है निश्चायक सबूत। तीनों पे बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, तो कि साहब हम क्या कहते हैं इसको, उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा मतलब होता है कि हमने कोर्ट के सामने किसी फैक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक, हमने रखा कोर्ट के सामने कि साहब ये तथ्य है, ये चीज है, ये पानी की बोतल है साहब। अब जहां में प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल है, उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय या तो इस बात पे विश्वास कर सकेगा कि हाँ साहब ये बोतल सच में है, ठीक है, या फिर आपसे कह सकेगा कि आप साबित करो, आप प्रूव करो कि ये कौन सी बोतल है, कौन सी कंपनी की है, पानी है, क्या है इसमें, आप साबित करो। तो जहां जहां पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है मे प्रिज्यूम, तो न्यायालय आपने जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है उसमें बिलीव कर सकता है, या फिर ना करके आपसे एडिशनल एविडेंस की मांग कर सकता है कि आप अपने सबूतों से साबित करो कि वास्तव में क्या बात है। तो जहां कर सकेगा शब्द का प्रयोग है, तो या तो न्यायालय आपकी बात मान सकता है या आपको कह सकता है कि यू विल हैव टू प्रूव दिस दैट पर्टिकुलर फैक्ट, मतलब आपसे सबूतों की मांग की जा सकती है, साबित करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी ओर जहां कोर्ट में ये, या जहां लेटर ऑफ लॉ में, लॉ की लैंग्वेज में ये शब्द प्रयोग हुआ है कि शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा, किसी तथ्य की उपधारणा कोर्ट को करनी ही करनी है, ठीक है। तो जैसे ही लॉ में ये शब्द है कि उपधारणा करेगा, तो मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, जो भी फैक्ट आप उसके सामने रख रहे हो उसे उसको साबित मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं आप साबित करो, आप सो प्रूव करो, आप और सबूत लाओ, नहीं। लॉ ने कहा है शैल प्रिज्यूम, इट मीन्स शैल प्रिज्यूम। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जहां शैल प्रिज्यूम शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। तो कई बार जैसे
कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया कोर्ट के सामने, कौन सा डॉक्यूमेंट है? विधि की पुस्तकें हैं। तो विधि की पुस्तकें अगर न्यायालय के सामने पेश की जाती है, पीछे देखिए ये कितनी सारी विधि की पुस्तकें पेश की गई। अगर हम कभी जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में से फ्लैग लगा के पेश कर देते हैं कि साहब इस पुस्तक में ये जजमेंट लिखा है। तो जब हम पेश करते हैं तो लॉ का जो प्रोविजन है, जो प्रिजम्पशन वाला आपका डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन वाला टॉपिक है 79 से 90 तक का, उसमें विधि की पुस्तकों में किए गए कथन के लिए शैल प्रिज्यूम शब्द का प्रयोग किया है कि अगर आप कोर्ट के सामने विधि की पुस्तकें जो ऑथराइज पब्लिकेशन है वो पेश करते हो तो कोर्ट उनमें बिलीव करेगा ही करेगा। कोर्ट को इन पुस्तकों की ऑथेंटिसिटी को मानना ही पड़ेगा। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप साबित करो। अरे कैसे साबित करें भैया? लाए ना, ऑथेंटिक किताब है, वर्जन है, प्राधिकृत प्रकाशन है, AIR है, SCC है, सारी तो चीजें हैं। CJ दिख रही है आपको, CJ है, सब तो है, हमने पेश किया है ना, तो कोर्ट को उसे मानना ही होगा। तो ये मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का अंतर है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट चाहे तो आपकी बात माने, कहते नहीं साहब आप तो साबित करो, ठीक है। या फिर शैल प्रिज्यूम है तो कोर्ट आपको कहेगा आप जो भी रखोगे और लॉ में उस चीज का शैल प्रिज्यूम अगर इस्तेमाल है वहां पे तो मान लिया जाएगा कि कोर्ट को आपकी बात का बिलीव करना ही होगा, उसे साबित माना जाए। फिर अगर किसी व्यक्ति को डिस्प्रूव करना है उस चीज को तो वो खुद करे। डिस्प्रूव करना है तो उसे स्वयं करना होगा। चलिए आगे चलें। एक डेफिनेशन और जो शॉर्ट नोट्स में पूछने की संभावना बहुत अधिक बनेगी, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 4 में ही आपको मिलेगा कि निश्चायक सबूत क्या होते हैं। मैं सेक्शन 4 भी यहाँ पढ़ा दूंगा आपको और उसका एक उदाहरण 112 में जो है वो भी पढ़ा दूंगा, ताकि वहाँ से भी कभी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि प्रेजेंशन ऑफ लेजिटिमेसी, धर्मजत्व की अवधारणा क्या होती है, तो उस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो कंक्लूसिव प्रूफ, तो जब आप पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा आपको कि जब इस एविडेंस एक्ट में किसी एक फैक्ट को किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं कि जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा किसी एक तथ्य को किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है तो पहले तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरा तथ्य अपने आप साबित मान लिया जाएगा। When one fact is declared conclusive proof by Indian Evidence Act of another fact, then for proving one fact is deemed to be proving another fact. तो एक तथ्य को साबित हो गया तो दूसरा अपने आप साबित मान लिया जाएगा है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि भाई 112 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है, लेजिटिमेसी की बात करता है कि कब कोई बच्चा अपने माता पिता का धर्मज बालक कहा जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा। तो जब आप 112 के लॉ को पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि अगर किसी बच्चे का जन्म वैध विवाह के दौरान हुआ, मतलब उसके पापा और उसके मम्मी के बीच अगर लीगल मैरिज चल रही थी और उस बच्चे को पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब भले ही बच्चा शादी के 10 साल बाद पैदा हो तब भी माँ बाप का लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज संतान है। अब भले ही बच्चा 15 साल बाद पैदा हो है तो उनका ही, क्योंकि ड्यूरिंग लीगल मैरिज चल रही। दूसरी बात, अगर विवाह विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद डेजुलेशन ऑफ मैरिज हो गया, दो तरीके से हो सकती है मैरिज डेजुअल, एक तो तलाक हो जाए, दूसरा दोनों में से पति पत्नी में से किसी स्पाउस की डेथ हो जाए। तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई तो उसके 280 डेज का टाइम दिया कि विवाह विच्छेद के 280 दिन, लगभग 9 महीने जितना गर्भधारण में लगता है या गर्भपात में या गर्भ जब बालक जन्म लेता है उसमें लगता है, तो 9 महीने का 280 दिन का एक मानक समय दिया गया है। तो अगर विवाह विच्छेद के दिन से 280 दिन में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो उन्हीं माँ बाप का बेटा है जिनके बीच में तलाक हो गया, क्योंकि 280 दिन में गर्भ से बालक निकलने में समय लगता है, पूरी परिपक्वता आती है, तो 280 दिन का मानक समय दिया गया। लॉ लिखता है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुई है, अगर किसी बच्चे का जन्म इन दो तरीकों से हुआ है, एक तो ड्यूरिंग द लीगल मैरिज हुआ है, दूसरा डेजुलेशन के 280 दिन के भीतर हुआ है, तो ये इस बात का
कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो बच्चा अपने माता पिता का लेजिटिमेट चाइल्ड है, निश्चायक सबूत माना जाएगा। तो पहला तथ्य क्या है? क्या बालक का जन्म 280 दिन के भीतर हुआ तलाक के? हाँ, ठीक है। तो बच्चा क्या माना जाएगा? कंक्लूसिव प्रूफ है, अपने आप दूसरा साबित हो जाएगा कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर हम कहें कि यह बालक का जन्म वैध विवाह के दौरान हुआ है, ड्यूरिंग लीगल मैरिज हुआ है, मतलब ड्यूरिंग लीगल मैरिज का मतलब हो गया कि उस बालक का जन्म हो गया विवाह के 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, मैरिज चल रही है, लेकिन वो बालक लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा। तो ये भी कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ को समझा देंगे। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने करी। एक शॉर्ट नोट्स और भी पूछा जा सकता है, दैट इज फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन, सेक्शन 6 से। आपको या तो ऐसे पूछा जाए कि एक ही समव्यवहार का गठन करने वाले तथ्य, या फिर आपसे वो एग्जामिनर ऐसे पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन भी पूछा जा सकता है। आप सेक्शन 6 को पढ़ोगे तो वो लिख रहे हैं, लेजिस्लेचर लिख रहा है, वो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। मैं तो बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि भाई एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ या समव्यवहार, या एक तथ्य एक ही समव्यवहार का भाग कब बनेगा? व्हेन फैक्ट्स बिकम फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन। कब बनेगा? जब या तो वे एक ही समय पर या अलग अलग समय पर गठित हुए हों, एक ही समव्यवहार में हुए, एक ही समय पर अलग अलग समयों पर गठित हुए हों, एक ही आवली का भाग बनते हैं। तो इतनी सी बात कहूँगा कि ऐसे तथ्य जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, संसक्त हैं, या तो वे एक ही आवली का भाग हैं, या तो वे एक ही स्थान पर या अलग अलग स्थान पर या एक ही समय पर अलग अलग समय पर गठित हुए हों, तो दूसरे से जुड़े हुए कहे जाएंगे। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक नेताजी ने एक भाषण डिलीवर किया लाल किले से, या कोई भाषण दे दिया जिसमें कंटेंट थोड़े ऐसे हैं कि जिससे कि समुदायों में दंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लोगों में अलगाव पैदा हो जाए। अब उस भाषण को जैसे ही लोगों ने सुना तो सबसे पहले तो दिल्ली में रेलें टूटना चालू हो गई, मुंबई में जेलें टूटना चालू हो गई, उदयपुर में आग लगना चालू हो गई, और किसी जगह पे। तो ये सब क्या है? ये कहाँ से निकले? ये सब ये फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन है, एक ही समव्यवहार का भाग बनने वाले तथ्य, चाहे अलग अलग समय पर गठित हुए। उदयपुर में 3 दिन बाद दंगे हुए, दिल्ली में उसी दिन हो गए, मुंबई में 2 दिन बाद हुए, अहमदाबाद में 6 दिन बाद हुए, लेकिन ये सब कहाँ से निकले हैं? फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाएंगे। मेरा मानना है कि इन्हीं में से कहीं न कहीं शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा है। और अब मैं आपको बताऊं एडिशनल कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है बड़े प्रश्नों के लिए, या छोटे भी आए। तो 5-7 टॉपिक बताऊंगा, अगर आप वो खुद पढ़ लोगे, ये कुछ मेरे वीडियो भी हैं उन पे वो देख लोगे, तब भी आपका पेपर 100% इसी डिस्कशन में रहेगा। अब हम बात करते हैं बड़े सवाल किस पे पूछा जाए। तो जो बड़ा सवाल है एडमिशन और कन्फेशन के टॉपिक को लेकर, स्वीकृति संस्वीकृति, स्वीकृति और संस्वीकृति में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो एडमिशन आपको सेक्शन 17 से लेकर 23 तक पढ़ना पड़ेगा, और कन्फेशन आपको सेक्शन 24 से लेकर 30 तक। तो 24 से 30 कन्फेशन संस्वीकृति के बारे में पढ़िए, और इन दोनों के डिफरेंस देखने हैं और थोड़ी डिटेल में देखना है तो स्क्रॉल कीजिए नीचे, एडमिशन और कन्फेशन के डिफरेंस को लेकर मेरा वीडियो मिलेगा, आप उसमें डिटेल से देख सकते हैं। आपका एक बड़ा प्रश्न भी तैयार हो जाएगा, 15-20 मिनट का वो वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज नोट कीजिए, कहाँ से बड़ा सवाल बन सकता है? तो सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 जिसके 8 क्लोजेज हैं, वो आपको पढ़ने हैं कि जब कोई व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता है, साक्ष्य देने के लिए अयोग्य हो गया है, या उसकी न्यायालय में हाजिरी के लिए बहुत ज़्यादा धन और समय बर्बाद हो जाएगा, तो किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति के स्टेटमेंट कहीं और भी उसने किए हैं, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, पुराने कहीं स्टेटमेंट उसने किए हैं तो कोर्ट में वो पढ़े जाएंगे। तो सेक्शन 32 के 8 क्लोज हैं, उनमें वो पढ़े जाएंगे, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर
आपको एक बड़ा सवाल एक्सपर्ट ओपिनियन पे भी मिलने की संभावना होती है, विशेषज्ञों की राय। तो सेक्शन 45 से 51 तक का जो एरिया है वो आपको देख लेना है। फिर 52 से 55 कैरेक्टर का एविडेंस, चरित्र का साक्ष्य। तो इन पे कहने को बहुत चीजें हैं, पर देखिए थोड़ा बहुत कर लीजिए, कभी जुडिशियल सर्विस की तैयारी से मिलेंगे तो सारी बातें करेंगे। मैं बता रहा हूँ, पर पेपर आपके इन प्रश्नों से बाहर नहीं होने वाला है। फिर एक चैप्टर और आपको पढ़ना है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, सेक्शन 101 से लेकर 114 ए तक पूरा पढ़िए। यहाँ से भी एक सवाल निकलने की, एक बुलबुला बड़ा उठने की उम्मीद 100% रहेगी। फिर बात करूँ आपकी, तो आप एक और टॉपिक पढ़िए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक, तो विटनेस का एग्जामिनेशन 135 से लेके आखिरी 167 तक का जो एरा है, उसमें से सवाल बेसिकली आपको 135, 136, 137, 138, 139 ये पढ़ने ही है, 4-5 सेक्शन, तो तब भी आपका काम हो जाएगा। 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, तो वहाँ भी काम हमारा होने वाला है। फिर अगर इनमें से सवाल आने की संभावना 100% है, टू बी मोर और सेफर साइड, अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस सेक्शन 91 से लेकर 98 का एरिया भी पढ़ लीजिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 60 से लेके 65 तक का एरिया, 66 तक का एरिया देख लीजिए। बस हो गया पेपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इससे बाहर पेपर नहीं होगा, मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। अगला जो पेपर होगा कोशिश करूंगा उसमें बड़े सवाल भी आपके, जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए किया कि 90-90 मिनट के पूरे सवाल उत्तर सहित डालें, पर उसके लिए मुझे आपसे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। इस वीडियो पर मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, इस वीडियो पर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, अभी कीजिएगा या फिर जब पेपर कंप्लीट करके आओ और आपको जब अगले पेपर में मेरी जरूरत पड़े तो तब मेरे वीडियो पर जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से अगले विषय में मैं आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, बड़े प्रश्न उनके उत्तर भी। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद, थैंक यू।